नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो भाषा जिन लोगों का हिंदी है और नहीं भी है तो सामान्य ज्ञान में भी भाषा के रूप में हिंदी और इंग्लिश को अनिवार्य किया गया है। तो इस लिहाजे से हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ते हैं कि बीपीएससी किस तरीके से प्रश्नों को बनाता है। प्रश्न सरल होते हैं लेकिन वो इतने लेंथी होते हैं उनकी लैंग्वेज कि हम उनकी लैंग्वेज में ही उलझ के रह जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो हम एग्ज़ाम में उलझेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। ठीक है, देखिए इतना लेंथी प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग उसको पहले ध्यान से पढ़िएगा। ये 4 विकल्प दिए हैं, फिर रेखांकित शब्दों का सही अव्यय भेद हो। अव्यय जानते हैं ना, अव्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन ये है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, तो दरवाजे के बाहर जो भी खड़ा हो तो ये अव्यय की किस भेद के अंदर आता है। इसमें अव्यय क्या है, कोई। ठीक है, कोई इसमें अव्यय है, लेकिन ये किस भेद के अंतर्गत आता है, तो ये है संबंध बोधक भेद। ठीक है, तो ये संबंध बोधक अव्यय। तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में लेंथी आएगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि मैंने गांव जाना है, ये अशुद्ध लग रहा है ना पढ़ने में, तो इसका शुद्ध विकल्प कौन सा है, हमें उसका चयन करना है। तो इसका शुद्ध है बी आंसर। ठीक है, यानी मुझे गांव जाना है। ठीक है, ये आंसर से होगा। नेक्स्ट है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को मात्रा कहते हैं, ये रख लीजिए। आगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है कि लोहा मानना का अर्थ क्या होता है, प्रभाव मानना। ठीक है, लोहा मानना का अर्थ प्रभाव मानना। लेकिन इतने लेंथी क्वेश्चन में ये जरा सा पूछ लेंगे तो आप लोग उसको चाहे अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी करिएगा, पर ये ध्यान रखिएगा ये घुमाएगा इसी तरीके से। तो लोहा मानने का अर्थ होता है प्रभाव मानना। अभी इस तरीके के प्रश्न की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की हैबिट पड़ जाएगी। तो रसों का राजा किस रस को माना जाता है, श्रृंगार रस को। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए, उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प हो। ठीक है, तो उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे के पीछे, तो आरंभ में। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं ना। तो अंत में प्रत्यय लगते हैं और आरंभ में उपसर्ग लगते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। आया ना क्वेश्चन पकड़ में, क्या पूछा गया है, तद्भव। किसका तद्भव पूछा गया है, कपोत का। ठीक है, तो कपोत क्या है, हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कबूतर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, ये 4 शब्द है, कौन सा प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पहले ये ध्यान रखिए, शब्द के अंत में। ठीक है, तो चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय। चांदनी में ई प्रत्यय। खटास में आस प्रत्यय। लेकिन बखूबी में कोई भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो बखूबी में कोई प्रत्यय नहीं है, तो इसका आंसर होगा बखूबी, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला शब्द हो। ठीक है, तो उल्लास का हमें सही संधि विच्छेद देखना है, तो इसका आंसर होगा उत धन लास। उत के नीचे हलंत है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उत धन लास हो जाएगा उल्लास। नेक्स्ट, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए, शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द, तो संयोग का विलोम क्या होगा, वियोग। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए, तो उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, तो ये देखिए, हम मेन क्वेश्चन यहाँ से कि आप इस किताब को पढ़ें, इसको किस में चेंज करना है, हमें कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो कर्मवाच्य क्या होता है,
कर्ता ने कर्म को, यानी किसी कर्म किसी के द्वारा किया जाता है, तो जहाँ पे द्वारा लगा हो वो कर्मवाच्य होता है। तो इसका आंसर होगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है, ये कर्मवाच्य में चेंज कर दिया। आगे, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये हमने चिन्ह पढ़ाया हुआ है, आप हिंदी की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके और देख जरूर लीजिएगा। तो अगर किसी वाक्य को ज्यों का त्यों हम लिखते हैं तो उसे हम उद्धरण चिन्ह लगा कर लिखते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। समास, ठीक है, तो चंद्रशेखर, इसमें क्वेश्चन कहाँ है? चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर का आंसर है चंद्र है शिखर पर जिसके, ये इसका सही आंसर होगा। चंद्र है जिसका नाम बिल्कुल गलत है, चंद्र के समान है जो ये भी नहीं, चंद्र के जैसा है जो ये भी नहीं, तो चंद्रशेखर का समास क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है, उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। आगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो। ठीक है, यानी ये एक शब्द में इसको चेंज करना है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। क्वेश्चन लेंथी पूछेगा, ये उसके पूछने का तरीका है बीपीएससी के। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? हतोत्साहित। इसकी लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हतो अधता फिर साहित, हतोत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ठीक है, अनेकार्थी मतलब समझते हैं ना, पर्यायवाची। ठीक है, अनेकार्थी को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, तो हमको किसका पर्यायवाची बताना है? जलज। जलज का अर्थ क्या होता है? पहले ये ध्यान दीजिए, जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला या जल में रहने वाला। ठीक है, तो जहाज, जहाज जल में रहता है लेकिन जन्म तो नहीं लेता ना। मछली, इसका होगा आंसर मछली। मछली क्या होती है? जल में ही रहती है, जल के बाहर निकलते ही वो मर जाएगी, यानी जल में जन्म लेती है, जल में ही रहती है। तो जलज का अनेकार्थी क्या होगा? मछली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता हो। तो इसमें क्या बताना है हमें? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे बोलते हैं? जो एक काम करके जस्ट उसके बाद तुरंत दूसरा काम शुरू कर दे, उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, इसमें क्या करना है हमको? इसको पूर्वकालिक क्रिया में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए, आंसर सी। ठीक है, जहाँ करके लगा होता है। ठीक है, जो शब्द था बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, इसे अगर हम पूर्वकालिक क्रिया में चेंज करेंगे तो इसका आंसर होगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से रेखांकित पत्र के उचित कारकों को पहचानिए। ठीक है, तो ये क्या? हे प्रभु रक्षा कीजिए। ठीक है, तो हे प्रभु में जो लगा है तो ये संबोधित किया जा रहा है, किसको? प्रभु को। तो इसमें कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें संबोधन कारक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 विकल्प है, उनमें से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, तो बच्चे ने खेल खेला, इसको किसमें चेंज करना है हमको? भविष्यकाल में। ठीक है, तो बच्चे ने खेल खेला, इसको इसका भविष्यकाल क्या होगा? बच्चे खेल खेलेंगे, भविष्यकाल में हो गया ना चेंज। क्वेश्चन घुमा फिरा के, हालांकि क्वेश्चन सरल है लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग हो। इसमें क्या बताना है? स्त्रीलिंग। किसका स्त्रीलिंग बताना है? राजपूत का। तो राजपूत का सही स्त्रीलिंग राजपुतानी बोलते हैं, लिख के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, राजपूत का राजपुतानी। आगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग हो। अब स्त्रीलिंग किसका बताना है हमको? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी। इसको जरूर लिख के प्रैक्टिस करिएगा, इसमें बड़ी की मात्रा है। देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा है, तो आप लोग अगर लिख के नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता हो कि आप लोग छोटी की मात्रा में टिक करके चले आए। इसका आंसर क्या होगा? तपस्विनी। ठीक है, आगे,
दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का बहुवचन रूप बताना है। तलवार का क्या होता है? तलवारें। रा पे रे पे बिंदी लगा, ये ध्यान रखिएगा। तलवार का तलवारें। नेक्स्ट, हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? तो ये हर्ष और दीर्घ किसके प्रकार होते हैं? स्वर्ग के, स्वर के। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर्ग, पुलुप्त स्वर हमने पढ़े हैं ना। तो हर्ष व दीर्घ किसके प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं। आगे, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन शा शा शा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं ना। तो ये देखिए ऊष्म व्यंजन शा है। नेक्स्ट, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सी जोड़ी संज्ञा है। तो ये प्रेम, ये संज्ञा है नहीं। सुख, स्वर्ग, स्वर्ग का है स्वर, तो ये स्वर संज्ञा है। ठीक है, लेकिन सही संज्ञा और उसका विशेषण हो तो पच, ये पच संज्ञा है और इसका विशेषण क्या हो गया? पाक्षिक। तो इसका आंसर होगा ए, पच का पाक्षिक। आगे, सर्वनाम वाले में लिंग का पता किससे लगाते हैं? ठीक है, जैसे कोई भी सर्वनाम का सेंटेंस हो, वह जा रहा है, तो इसमें लिंग का पता उसकी क्रिया से लगाते हैं। ठीक है, जैसे वह जा रहा है, इसमें पता चल गया ना, रहा आया है तो पुल्लिंग होगा। वह जा रही है तो स्त्रीलिंग होगा। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे लगाते हैं हम? क्रिया से। ठीक है, आगे, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ये साहित्य के जीके की तरफ से क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जायसी के द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? पहली बात ध्यान रखिए कि भारत दुर्दशा क्या है? उपन्यास है। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि इसको किसने लिखा? इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। क्या? भारत दुर्दशा किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, आगे, दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? ठीक है, तो कौन कौन सी रचनाएं दी गई हैं? पहले चितंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये 4 रचनाएं हैं ना। चितंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये किसकी रचनाएं है? सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, इसमें एक भी रचनाएं पूछ सकता है कि उत्तरा किसकी रचना है, तो भी सुमित्रा नंदन पंत, और चारों एक साथ दे सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल रचना को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए? खूंटियों पर टंगे लोग, इसी के लिए, खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल की सक्सेना की रचना है। ठीक है, आगे, दिए गए गद्यांश, एक ऐसे प्रश्न आएंगे, गद्यांश दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के करने होंगे। ठीक है, तो हम गद्यांश, ये गद्यांश जो है ये 6 से 8 तक की जो बुकें चलती हैं ना, उनमें से ही लिया गया है। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसको आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो ये बाली। किष्किंधा का वर्णन रामायण में भी आता है ना, तो किष्किंधा का राजा कौन थे? बाली। ठीक है, ये इसका आंसर आपको उस पैरा में मिल जाएंगे अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा? किसने कहा? तो ये पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने। ठीक है, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को सपनों की नगरी कहा। आगे, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो संयुक्त आक्रमण से, यानी सब लोगों ने मिलकर आक्रमण किया तो इससे उसका साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, ये पैरा आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आगे, विजयनगर के भग्नाशेष जैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं कौन? जनशून्य, यानी कोई भी नहीं रहता है वहां पे। ठीक है, तो इसका आंसर जनशून्य होगा। नेक्स्ट, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष का समानार्थी मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। समानार्थी बोलो या पर्यायवाची, तो विरूपाक्ष का पर्यायवाची होगा गुस्सैल स्वभाव वाला। विरूपाक्ष, ये शब्द आप लोग को नहीं पता, इसको ध्यान रखें। विरूपाक्ष को क्या बोलते हैं? गुस्सैल स्वभाव वाला। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प दिए, उस सही विकल्प का चयन करें जो पद के उचित अलंकार रूप का अच्छा विकल्प है। यानी इसमें अलंकार पूछा है, ठीक है। कौन सा, ये हमारा क्वेश्चन है क्या, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें घटा, घटा 2 बार यूज किया गया है, यानी जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार यूज करें लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। आगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। यानी कि देखिए इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और घुमा फिरा के। तो पतन, पतन का क्या होता है मतलब, पतन मतलब गिरना, गिराना मतलब, ठीक है, पतन हो जाना, गिर जाना, गिराना, ठीक है। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा, गिरना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बुकों से लिए गए हैं, जो बिहार में हिंदी की बुक चलती है, तो आप इसे स्किप नहीं करिएगा। आगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला हो। समान अर्थ, इसको ऐसे अंडरलाइन आप लोग एग्जाम में कर लीजिएगा। सही समान अर्थ वाला शब्द है नाश। नाश का क्या होता है, नाश का मतलब तबाही, है ना, नाश का तबाही होगा। आगे प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।